भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वी डी सावरकर ने कहा है। वहीं आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि न तो प्रथम था, न भारतीय था, न स्वतंत्रता संग्राम था। बेंजामिन डिज़रेली कहता है कि एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो भारत के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है जिसने भारत में कंपनी के शासन का अंत कर दिया। वो तमाम चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम इस विद्रोह में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे उसको बहुत बेहतर तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट में आपके सामने करूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें 1857 के विद्रोह में स्पेशली कवर करने हैं। वो पॉइंट्स हम देखना चाहेंगे ताकि पूरा विद्रोह जो है वो आप अपने एग्जाम के पॉइंट से बहुत बेहतर तरीके से कवर कर सकें। इस क्रम में दोस्तों सबसे पहले आप पॉइंट वाइज डाल दीजिए कि आपको क्या क्या पॉइंट्स इसमें देखने हैं। इससे क्या होगा कि आपका टॉपिक जो है उस पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि 1857 के विद्रोह की एक भूमिका हम बनाएं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी भूमिका, और भूमिका को इंग्लिश में कहते हैं रोल। सबसे पहले एक बैकग्राउंड रोल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के इंपॉर्टेंट स्रोत क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं, जहां से हमें इस विद्रोह की व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। उन सोर्सेज को टटोलने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि सोर्सेज से आपका प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे स्रोत के बाद 1857 के विद्रोह की स्वरूप पे चर्चा करेंगे। और स्वरूप का मतलब होता है विद्रोह का नेचर कैसा था, इस रिवोल्ट का नेचर कैसा था, उस पर हम डिस्कस करेंगे और वहां से आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न बनेगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे इस विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। और तात्कालिक कारण के बाद हम देखने का प्रयास करेंगे कि इस विद्रोह के वास्तविक कारण क्या थे। वास्तविक कारण क्या थे, और जब वास्तविक कारण देखेंगे तो वास्तविक कारणों में हम ये भी देखेंगे कि विद्रोह का राजनीतिक कारण क्या था, पॉलिटिकल कोज इसका क्या था, राजनीतिक कारण इसका क्या था। उसके बाद राजनीतिक के बाद हम देखने का प्रयास करेंगे इस विद्रोह का आर्थिक कारण क्या था, इकोनॉमिक कोज क्या था, इसका प्रशासनिक कारण क्या था, प्रशासनिक कारण क्या था, इस विद्रोह का इतना पॉइंट्स तो आपको आना ही चाहिए। यहां पर देखिए, और इस विद्रोह का सैन्य कारण क्या था। ये इतने कारण देखने के बाद दोस्तों हम देखेंगे 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके इंपॉर्टेंट केंद्र कौन से थे उसको भी हम यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे ये विद्रोह की ऐसी क्या कमजोरियां थी कि इस विद्रोह को दबा दिया गया और भारत में ब्रिटिश शासन स्टैब्लिश हो गया। कमजोरियां क्या थी, और सबसे बड़ी बात कि 1857 के विद्रोह के बाद एक नए दौर की शुरुआत होती है। तो एक पॉइंट आपका यह भी आएगा कि 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था, द रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आप सबसे पहले दोस्तों एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम 1857 का रिवोल्ट पढ़ रहे हैं तो उस रिवोल्ट के पॉइंट से हमें कौन कौन से पॉइंट देखने हैं। तो टोटल 12 पॉइंट के माध्यम से हम 1857 के इस मुक्ति संघर्ष को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब इस मुक्ति संघर्ष में भूमिका, स्रोत, स्वरूप, तात्कालिक कारण, वास्तविक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, प्रशासनिक कारण, सैन्य कारण और साथ ही साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण को भी देखेंगे। और उसके बाद उसके प्रमुख केंद्र कौन से थे, प्रमुख कमजोरियां कौन सी थी और 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या रहा, ये पॉइंट्स हम देखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना 1857 के आरंभ में उत्तर भारत में 100 वर्ष पुरानी राजनीतिक शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बहुत बड़ा रिवोल्ट शुरू हुआ
जिसकी शुरुआत तो कंपनी के सैनिकों के द्वारा ही की गई थी, परंतु धीरे धीरे असंतुष्ट जमींदार, कई रियासतों के राजा, परंपरागत भारतीय समाज, जिससे कई वर्ग इसमें शामिल हो गए और इसका परिणाम सबसे बड़ा रहा कि भारत में 100 वर्ष पुरानी राजनीतिक शक्ति के रूप में काम कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और भारत पर सीधा ब्रिटिश राज स्थापित हो गया। इस 1857 के मुक्ति संघर्ष ने भारत में राष्ट्रवाद का बीज बो दिया और इसी राष्ट्रवाद के बीज का जो वृक्ष बनेगा, उसी पर हमारा राष्ट्रीय आंदोलन झूमेगा। उसी राष्ट्रीय आंदोलन की पूरी कहानी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस पूरे रिवोल्ट से जब हम 1857 का विद्रोह पढ़ रहे हैं, तो उस विद्रोह के पॉइंट से एग्जाम में हमें कौन से पॉइंट्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि आपके फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आप बहुत बेहतर यहाँ पर कर सके। तो ये अगर हम देखने का प्रयास करें दोस्तों, तो इस कड़ी में सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और मैंने हेडिंग डाली 1857 की प्रमुख स्रोत कौन से हैं, जहां से हमें पुख्ता जानकारी मिले। आरंभिक स्रोत कौन से हैं, बाद में कौन से लिखे गए हैं, ये हम देखने का प्रयास यहां पर करेंगे कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, जहां से आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में पता लग सके। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कि 1857 का विद्रोह जो है, यहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो तमाम चीजें। इसमें सबसे पहले आप देखिए नंबर 1, सबसे पहले मैं कुछ बुक्स का नाम आपके सामने लिखूं। नंबर 1, आपने कुछ का नाम भी नहीं सुना होगा, मांझा प्रवास। ये बेसिकली मांझा प्रवास 1857 के विद्रोह के समय लिखी गई एक यात्रा वृत्तांत है। मांझा प्रवास बेसिकली एक यात्रा वृत्तांत है और ये यात्रा वृत्तांत किसने लिखा, तो इसका राइटर माना जाता है विष्णु भट्ट गोडसे। विष्णु भट्ट गोडसे जो है ये इसका राइटर माना जाता है। और दोस्तों कहते हैं कि उसने दक्षिण भारत से ग्वालियर की यात्रा की थी और उसी समय उसने ग्वालियर के अंदर इस विद्रोह को देखा और उसने अपनी इस यात्रा वृत्तांत में इसको शामिल किया है। इसलिए 1857 के विद्रोह के जो रियल इनपुट्स हैं वो हमें सबसे पहले किस बुक में मिलते हैं, तो एक यात्रा वृत्तांत है उसमें मिलता है जो विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखा गया था। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर यात्रा उसने की थी और 1857 की बात है और उसका नाम है मांझा प्रवास। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है मांझा प्रवास के नाम से, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस प्रकार एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से कवर करोगे ताकि एग्जाम के पॉइंट से आप बहुत अच्छा कर सको। नंबर 2 है इस सिपाही 2। नंबर 2 जो है वो आपका है ए फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। ये बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सैनिक था जिसका नाम था सीताराम पांडे। उस सीताराम पांडे द्वारा जो अपनी बायोग्राफी लिखी गई है उसी को यहां पर कवर किया गया है। तो सीताराम पांडे ने जो लिखा, और सीताराम पांडे ने जो लिखा था वो दोस्तों ध्यान रखना, इसने अवधी भाषा में इसको लिखा था और फिर अवधी भाषा से, आप लोग ध्यान रखना, अवधी भाषा से जो इसका अनुवाद हुआ वो अनुवाद बेसिकली इंग्लिश में किया गया और अंग्रेजी में ये अनुवाद करने वाला था नारगेट दास। अनुवाद करने वाला था नारगेट दास और नारगेट दास ने इसका अनुवाद करके इसे जो नाम दिया उसी को हम कहते हैं ए फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। तो ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ए फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार ये बेसिकली एक बायोग्राफी टाइप है जो कि सीताराम पांडे द्वारा लिखी गई थी और बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है नारगेट दास के द्वारा ए फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार।
नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट, और तीसरे दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, थर्ड जो है 1857 द ग्रेट रिबेलियन। 1857 द ग्रेट रिबेलियन। और आपको पता है भारत के इतिहास में ग्रेट कौन हुआ है? ग्रेट एक ही व्यक्ति हुआ, अशोक। तो हम अशोक नाम होगा तो यहां पर अशोक मेहता के द्वारा ये किताब लिखी गई है, द ग्रेट रिबेलियन, एक महान विद्रोह। अशोक मेहता ने लिखा द ग्रेट रिबेलियन। आप लोग ध्यान रखना, द ग्रेट रिबेलियन, और कुछ जगह द ग्रेट रिवोल्ट भी दिया हुआ है। उसके बाद एक दोस्तों यहां पर लिखी गई है द इंडियन वॉर ऑफ, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये 1857 पर किसने लिखी? वीडी सावरकर ने। और आपको पता होगा आज की तारीख में अगर इतिहास की कोई शख्सियत सबसे अधिक चर्चा में है तो वीडी सावरकर है, विनायक दामोदर सावरकर। वीडी सावरकर जब लंदन पढ़ने गए थे तो 1907 में, मतलब 1857 के विद्रोह के 50 साल बाद, उन्होंने लंदन जाकर के वहां पर 1857 के विद्रोह की स्वर्ण जयंती मनाई थी। बहुत बड़ी बात है। और उसी समय उन्होंने ये किताब लिखी जिसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो लिखी गई है, इस किताब को अंग्रेजों ने इंग्लैंड में छपने नहीं दिया। तो ये किताब छपने के लिए जाती है फ्रांस के अंदर, लेकिन फ्रांस में भी नहीं छपने दिया गया। तो फाइनली किताब कहाँ छपी? तो ये हॉलैंड में जाके छपी थी। आप लोग ध्यान रखना, जिसने भारत के राष्ट्रवादियों में उस समय एक प्रकार की क्रांति की भावना को भरने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक राइटर जो है वो सीधा सट लिखते हैं, केवल ऐसे लिख दिया 1857, इतना लिख के छोड़ दिया। किताब का नाम है 1857, मतलब सीधा सट नाम लिखा हुआ है। और आप लोग ध्यान रखना, उस व्यक्तित्व का नाम था S.N. सेन। S.N. सेन जो है सुरेंद्र नाथ सेन, S.N. सेन ने 1857 के नाम से ये किताब लिखी है। उसके बाद एक किताब और है दोस्तों, तो मैं यहां पे लिखता हूं, 6th नंबर और है, और वो लेटेस्ट अभी किसी एग्जाम में पूछी नहीं गई है, द पीजेंट एंड द राज। द पीजेंट एंड द राज। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, द पीजेंट एंड द राज, ये जो किताब लिखी गई है ये एरिक थॉमस स्टॉक्स के द्वारा लिखी गई है। एरिक थॉमस के द्वारा। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि 1857 के विद्रोह के जो स्रोत मिले हैं वो यहां से मिले हैं। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, जब पढ़ा जाएगा तो इसी क्रम में देखना, कई बार सीधा सीधा किताब का नाम पूछ लिया जाएगा, या फिर आपसे 4 किताबों के नाम देख करके और फिर उसके राइटर का नाम, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमिलित कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न भी आपका यहां से पूछा जा सकता है। और द कॉजेज ऑफ 1857, ये किताब ही नहीं पूछी गई। द कॉजेज ऑफ 1857 ये लिखी गई है सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ये भी आप राइट डाउन कर लेना मेरी आवाज़ को सुन करके। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले इसके बाद हमें ये जानना होगा कि यार 1857 कि हमें बेसिक पॉइंट बहुत समझ में आने चाहिए। कई बार बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो बेसिक पॉइंट से बनने वाले प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं। तो 1857 जो है उसके बेसिक पॉइंट्स क्या होंगे वो भी हमें यहाँ पर जानना जरूरी है। इस पॉइंट से अगर आप देखो तो आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के पॉइंट्स है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना। जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से आप लोग याद करके जाना कि वो कौन कौन से बेसिक पॉइंट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट से बन सकते हैं। ये 5 पॉइंट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5,
6 एक बार 6 पॉइंट लिख के देख लेते हैं। और जो 6 पॉइंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, ये 6 पॉइंट जो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसमें नंबर 1, जैसे आपसे पूछे कि जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ उस समय बेसिकली ब्रिटिश महारानी कौन थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिटिश महारानी कौन थी। तो दोस्तों ध्यान रखना, चूंकि फाइनली अंग्रेजों की जीत हुई, 1857 के विद्रोह में फाइनली अंग्रेजों की जीत हुई है, तो जीत का मतलब होता है विक्ट्री, और वी का मतलब होगा महारानी विक्टोरिया। मतलब 1857 के समय ब्रिटिश महारानी कौन थी। तो दोस्तों यहां पर आपका उत्तर होगा ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया थी। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, ब्रिटिश पीएम कौन था। तो फिर आप लोग ध्यान रखना, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पामस्टन, ब्रिटिश पीएम था पामस्टन। फिर आप कह सकता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था। क्या डलहौजी था? नहीं, डलहौजी जा चुका था 1856 में, और उसके जगह पर आ चुका था लॉर्ड कैनिंग। तो आप लोग ध्यान रखना, लॉर्ड कैनिंग जो है वो बेसिकली उस समय लॉर्ड कैनिंग कौन था। तो ये बेसिकली भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। और उस समय EIC की सेना का कमांडर इन चीफ कौन था। कमांडर इन चीफ का मतलब होता है उस समय सेनापति कौन था, कमांडर इन चीफ कौन था। तो दोस्तों ध्यान रखना, कमांडर तो कोई भी बन सकता है, मतलब एनी पर्सन। तो यहां पर एनिशन जो है ये बेसिकली उस समय था। उसके बाद कॉलिन कैम्पबेल बन जाता है। और एक पॉइंट और, इस विद्रोह की तारीख क्या रखी गई थी, क्या विद्रोह की कोई फिक्स डेट थी। तो विद्रोह की तारीख जो रखी गई थी वो आप लोग ध्यान रखना, 31 मई 1857। ये डेट लगभग तय की गई थी कि इस दिन विद्रोह होगा। 31 मई 1857 जो है ये बेसिकली इस रिवोल्ट की एक प्रकार से डेट के रूप में इसको यहाँ पर रखा गया था। तो ये बेसिक पॉइंट आपको ये वाला भी ध्यान में रखना है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स और होंगे दोस्तों जो आपके बेसिक में होगा कि इस क्रांति का योजनाकार कौन था, क्या किसी ने योजना बनाई थी। तो दोस्तों दो नाम यहाँ पर आते हैं, एक नाम आता है अजीमुल्ला खान का, एक नाम आता है अजीमुल्ला का, और एक सतारा के थे, सतारा के रंगा बापूजी गुप्ते का नाम आता है, जिन्होंने इस विद्रोह की रणनीति को तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। एक आपसे पूछे कि यहाँ पर इसका प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया था, ताकि लोग जो है ब्रिटिश के बिना प्रतीक के माध्यम से काम कर सके। तो यहाँ पर रोटी और प्लस आपको पता होगा कमल का फूल, ये बेसिकली प्रतीक चिन्ह के रूप में यहाँ पर रखा गया था। उसके बाद सबसे पहले आधुनिक भारत का वो प्रथम शहीद जिसने 1857 के विद्रोह के बिगुल में सबसे पहले शुरुआत की, तो प्रथम शहीद का नाम जो आएगा, प्रथम शहीद के रूप में हम याद हमेशा करते रहेंगे हमारे उस बहादुर सैनिक को जिसने इबारत की एक नई नींव को रख दिया था, और नाम था मंगल पांडे। तो सबसे पहले मैंने आपको दोस्तों ये कहा कि हमें इतने बेसिक पॉइंट तो याद करने ही हैं 1857 के रिवोल्ट के दृष्टिकोण से, ताकि आप बहुत अच्छा यहाँ पर कर सकें। और पता नहीं पूछ ले, आप लोग ध्यान रखना, उस समय ब्रिटिश संसद का विपक्ष का नेता कौन था, ब्रिटिश संसद का विपक्ष का नेता कौन था, जिसका बड़ा क्वेश्चन आता है। नाम था बेंजामिन डिज़रेली, और ध्यान रखना इसने कहा था कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है। तो आप लोग ध्यान रखना, बेंजामिन डिज़रेली को, जिसने
उस समय कहा कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है, ये ब्रिटिश संसद का विपक्ष का नेता था, इसको भी आप कोट करके याद रखना। इतने पॉइंट्स जो है, लगभग ये 10-12 पॉइंट्स जो है, ये बहुत अच्छे से आपको याद रखने हैं ताकि एग्जाम में बेसिक से कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप उसको ध्यान से देख सको। ये बेसिक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से याद कर सके। नेक्स्ट आगे बढ़ते दोस्तों, उसके बाद आएगा सबसे पहले आप ये कहोगे कि सर 1857 का जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, उसका इमीडिएट कोज क्या था। तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, मैंने यहां पर हेडिंग डाला है 1857 के विद्रोह का, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, व्हाट वाज द इमीडिएट कोज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कि जो 1857 का विद्रोह था, इस विद्रोह का तात्कालिक कारण जो है ये बेसिकली चर्बी वाले कारतूस माने जाते हैं, चर्बी वाले कारतूस माने जाते हैं। तो आप कहोगे सर क्या ये कारतूस चर्बी के बने हुए थे। तो यहां पर आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, यहां चर्बी वाले कारतूसों का मतलब क्या है। यहां पर चर्बी वाले कारतूसों का मतलब है कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और EIC की जो सेना थी, उस EIC की सेना में सैनिकों को जो राइफल दी जाती थी, उस राइफल में चेंज किया गया था। और चेंज क्या हुआ दोस्तों कि उस राइफल में पहले जो राइफल थी वो थी बेसिकली ब्राउन बेस राइफल, पहले चलती थी ब्राउन बेस राइफल। और अब क्या हुआ कि उस ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एक नई प्रकार की राइफल का प्रयोग किया गया। जो नई प्रकार की राइफल थी दोस्तों, उसमें आप लोग ध्यान रखना, उस नई प्रकार की राइफल थी एनफील्ड P53 राइफल थी, एनफील्ड P53 राइफल थी। इस राइफल की विशेषता थी, ये वो नई वाली राइफल है, इस राइफल की विशेषता थी कि इस राइफल में जो कारतूस भरे जाने थे, इस राइफल में जो कारतूस भरे जाने थे, उन कारतूसों की विशेषता थी कि उनको राइफल में लोड करने से पहले, उनको लोडिंग से पहले उन पर लगे खोल को मुंह से काटना पड़ता था। जैसे मान लीजिए ये वो कारतूस है और इस कारतूस के ऊपर को खोल लगा, उसको ऐसे मुंह से काटना पड़ता था। सपोज कीजिए आप लोग कि ये बेसिकली वो राइफल है, ये वो राइफल है और इस राइफल के ऊपर जो है यहाँ पर ये एक खोल लगा हुआ है। सपोज कीजिए ये वो खोल है और कहते हैं दोस्तों कि जो खोल था, ये खोल गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ था। ध्यान रखना, कारतूस जो है वो गाय और सूअर की चर्बी से नहीं बना हुआ है, बल्कि उस कारतूस के ऊपर जो कवर लगा हुआ है, जो खोल लगा हुआ है, वो खोल जो था ये बेसिकली गाय और सूअर की चर्बी से बना था। क्या करते थे, गाय और सूअर की चर्बी को ये लोग गर्म करके और उसका फिर आवरण तैयार करते थे और उसको ऊपर लपेट देते थे। इससे कारतूसों को नमी से बचाया जाता था। आप लोग ध्यान रखना। तो ये जो खोल थे, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के अंदर ये बात फैल गई और बहुत सारी छावनियां थी, जैसे दमदम छावनी, बैरकपुर की छावनी, ऐसे कई जगहों पर ये बात फैली। लेकिन सबसे ज़्यादा हाईलाइट जो छावनी हुई, वो बेसिकली जो छावनी हाईलाइट हुई, उस छावनी का नाम था, आप लोग याद रखना यहाँ पर, उस छावनी का नाम था, बंगाल में थी और बंगाल में उस छावनी का नाम था बैरकपुर, सॉरी, उस छावनी का नाम था बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी। और बैरकपुर छावनी के अंदर आप लोग दोस्तों यहाँ फिर ध्यान रखना, बंगाल के अंदर जो बैरकपुर छावनी थी, उस बैरकपुर छावनी में
ईस्ट इंडिया कंपनी की कौन सी बटालियन रुकी हुई थी? तो हम ध्यान रखना 34th NI जो है, नेटिव इन्फेंट्री यहां पर रुकी हुई थी। 34th NI जो है ये बेसिकली यहां पर रुकी हुई थी। और इसी 34th NI का एक सैनिक था जिनका नाम था मंगल पांडे, जो आधुनिक भारत की प्रथम शहीद माने जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, मंगल पांडे एक बहुत ही बहादुर हट्टा कट्टा सैनिक था। मंगल पांडे बेसिकली आज का जो उत्तर प्रदेश है उस समय इसका नाम अवध हुआ करता था। अवध का बलिया का नगवा गांव था। उस नगवा गांव का रहने वाला था और उसकी पोस्टिंग जो थी वो बेसिकली कहां पर थी? बंगाल के बैरकपुर छावनी में जो 34th NI थी, नेटिव इन्फेंट्री थी, उसमें मंगल पांडे तैनाती था। मंगल पांडे के दिमाग में किसी ने डाल दिया, या हो सके अफवाह फैली होगी कि अरे आप लोग तो ब्राह्मण हैं और अंग्रेज आपका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, आप इनके प्रति समर्पित हैं, वफादार हैं, आप इनके लिए मरने के लिए तैयार हैं, और ये देखिए आपके लिए क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर मंगल पांडे जो है, कहते हैं मंगल पांडे जो आधुनिक भारत के प्रथम शहीद थे, वो एकदम गुस्से में हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि बैरकपुर छावनी का कमांडर कौन था? हैरसे जो था, हैरसे, कई जगह हैरिस लिखा हुआ आता है, वो बेसिकली इसका कमांडर था। और मंगल पांडे क्या करता है? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे अत्यंत गुस्से में हो जाते हैं और इन्होंने क्या किया? अपने 2 महत्वपूर्ण अधिकारियों पर हमला कर दिया। जिन 2 महत्वपूर्ण अधिकारियों पर हमला किया मंगल पांडे ने, इतिहास में उसको भी पूछा गया है, हमला किया, वो नाम था लेफ्टिनेंट बफ एवं सार्जेंट ह्यूजन पर उसने हमला कर दिया। और जैसे ही यह हमला हुआ उसके कुछ समय बाद ही मंगल पांडे हालांकि भागते हैं, लेकिन उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तारी के बाद मंगल पांडे का कोर्ट में जब पेश किया जाता है तो कोर्ट बहुत जल्दी कार्रवाई करता है और 18 अप्रैल 1857 को उनकी फांसी की सजा मुकर्रर कर दी जाती है कि 18 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हो जाएगी। लेकिन अंग्रेजों को ऐसा लगा कि अगर इतना समय लिया गया तो बाकी छावनियों में बात फैल सकती है, कई और सैनिक विद्रोह कर सकते हैं, इसलिए हमें अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए इसको जल्द से जल्द अंजाम देना चाहिए। और दोस्तों, ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ कि किसी व्यक्ति की फांसी की सजा से पहले उसे फांसी पर लटका दिया गया। और उन्हें 10 दिन पहले अर्थात 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हो जाती है। ये आधुनिक भारत का पहला शहीद बन जाते हैं। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हो जाती है। भारत मां का वो लाल हंसते हंसते, और आप लोग ध्यान रखना, मंगल पांडे एक सैनिक नहीं था, वो एक वर्दीधारी किसान था जिसने उस जमाने में अकेले खड़े होकर के पूरी अंग्रेजी सत्ता को चैलेंज कर दिया था, बगावत करती थी। और 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बीच जो किसी ने बोए तो मंगल पांडे था। मंगल पांडे बेसिकली अवध के बलिया के नगवा गांव का एक बहादुर सैनिक था। 1849 में वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हुए थे और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के कारण वो शहीद हुए। आज भी हम उनको याद करते हैं। उस मां को नमन जिसने मंगल पांडे जिस सैनिक को जन्म दिया। तो ये बेसिक के पॉइंट से आपको ध्यान रखना। लेकिन दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज हमें यहां जाननी होगी, और वो क्या है कि चर्बी वाले कारतूसों में क्या इतना दम था कि उन कारतूसों ने 1857 जैसे विद्रोह को जन्म दे दिया? क्या इन कारतूसों में इतना दम था कि 100 वर्ष पुरानी कंपनी की सत्ता का अंत कर दिया?
तो इसके लिए हमें थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा और एनालिसिस करना पड़ेगा कि 1857 जो था, उस 1857 के विद्रोह के वास्तविक कारण क्या थे। व्हाट वाज द रियल कोज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के वास्तविक कारण क्या थे। तो आप लोग ध्यान रखना, इसके वास्तविक कारण क्या थे, इसके जो रियल कोज थे वो बेसिकली 1757 में कंपनी की सत्ता की शुरुआत होती है और 1857 तक कंपनी भारत रहती है। तो 1757 से लेकर 1857 तक EIC की जो नीतियां थी, वो नीतियां इस विद्रोह के लिए जिम्मेदार थी। आप कहोगे सर यहां पर नीतियों का मतलब क्या, पॉलिसीज का मतलब क्या है। तो नीतियों में यहां पर पहला पॉइंट आएगा, जैसे 1857 के विद्रोह से पहले इन्होंने जो राजनीतिक नीतियां अपनाई, उन राजनीतिक नीतियों से विद्रोह का राजनीतिक कारण बना। जो आर्थिक नीतियां अपनाई उससे आर्थिक कारण बना और विद्रोह के अंदर लोग शामिल हो गए आर्थिक कारणों से। इन्होंने सैनिकों के साथ जो नस्लीय भेदभाव किया उससे विद्रोह का एक कारण हो गया सैन्य कारण। इन्होंने परंपरागत समाज के साथ जो छेड़छाड़ियाँ की उससे सांस्कृतिक और धार्मिक कारण पैदा हो गए। तो एक आपका हो जाएगा सांस्कृतिक एवं धार्मिक कारण, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कारण। और इसी प्रकार कुछ इस विद्रोह के प्रशासनिक कारण भी थे जिसने इस विद्रोह को जन्म दिया। कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण अवश्य चर्बी वाले कारतूस हो सकते हैं, लेकिन इसका वास्तविक कारण 1757 से 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकतम लाभ को प्राप्त करने के लिए, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने हितों के लिए जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, प्रशासनिक और सैन्य नीतियां अपनाई, उन नीतियों ने तत्कालीन भारतीय जनता का इतना शोषण किया कि उस शोषण के खिलाफ विद्रोह को ही हम 1857 का विद्रोह कहते हैं। तो हम एक एक पॉइंट को यहां पर क्लियर करेंगे और यह भी देखेंगे कि यहां से आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आप देखिए, मैंने सबसे पहले लिया 1857 के मुक्ति संघर्ष के या 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण क्या थे। 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण क्या थे, पॉलिटिकल कोज इसके क्या थे। तो राजनीतिक कारणों में मुझे कुछ कारण आपको बहुत अच्छे से समझाने पड़ेंगे कि वो कॉजेस कौन से थे। देखो दोस्तों, यहां पर राजनीतिक कारणों में नंबर 1 आप लोग ध्यान रखना, लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सहायक संधि प्रणाली अपनाई, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रणाली, इसको मैं आपको एक क्लास में पूरा समझा चुका हूं। किस प्रकार सहायक संधियां करके अंग्रेजों ने उन राज्यों को कमजोर किया, उन रियासतों को कमजोर किया, और बाद में जब उन राज्यों का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया तो तमाम राज्य अंग्रेजों के खिलाफ बगावत पे उतारू हो जाते हैं। तो एक तो होगा सहायक संधि प्रणाली, इसको मैं समझा चुका हूं। दूसरा आपको पता होगा, नंबर 2, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। ध्यान रखना, इसको मुझे अभी तक आपको नहीं समझाया, मैं थोड़ा समझा दूंगा, लेकिन एक बार सब कारण एक साथ आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि एक एक चीज आपके सामने क्लियर हो जाए। तो यहां पर एक पॉइंट आपका जो आएगा वो बेसिकली आएगा राजनीतिक कारणों में ये वाला। साथ ही साथ दोस्तों, इन्होंने तीसरा पॉइंट, कई शासकों की पेंशन को बंद कर दिया गया था। मतलब पहले उन्हें पेंशन दी गई, जब इनका मतलब निकल गया तो उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया, और जैसे ही उनकी पेंशन बंद की दोस्तों, वो इनके खिलाफ बगावत कर जाते हैं। जैसे बाजीराव सेकंड का दत्तक बेटा था नाना साहब, जिनका रियल नेम धोंदूपंत था, वो भी विद्रोह करते हैं।
इसी प्रकार दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, फोर्थ कारण होगा कि इन्होंने क्या किया, कई शासकों से उपाधियों को वापस लेना। कई शासकों से उपाधियों को जो वापस लिया, उसके कारण भी, जैसे तंजावुर के राजा से टाइटल वापस ले लिया गया, सूरत के नवाब से टाइटल वापस ले लिया गया, उन लोगों ने भी विद्रोह कर दिया। सबसे बड़ी बात, 1856 में 1856 में, मतलब लॉर्ड डलहौजी के जस्ट जाने के बाद लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा कर दी, जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, उसने घोषणा कर दी कि अब बहादुर शाह जफर, आप कहोगे सर ये बहादुर शाह जफर कौन है? आपको पता होगा, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। उसके मरने से पहले 1856 में लॉर्ड कैनिंग घोषणा कर देता है कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगलों से बादशाह की उपाधि छीन ली जाएगी। मतलब कहने का होगा कि बहादुर शाह जफर के बाद कोई नवाब, कोई बादशाह नहीं होगा। ये घोषणा भी यहां पर कर दी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कि कई जमींदारों की जमींदारियां जब्त कर ली गई। कई जमींदारों की जमींदारियां जब्त कर ली गई, और जिनकी जमींदारियां जब्त की गई वो तमाम जमींदार जो है वो बेसिकली अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर जाते हैं। और एक आपको पता होगा, उस समय के 18वीं सदी के भारत का एक महत्वपूर्ण प्रोविंस था अवध। अवध पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करता है, और 1856 में जब वाजिद अली शाह अवध का नवाब था, तो अवध का विलय इन्होंने कुप प्रशासन के आधार पर कर दिया, जो एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर करना, ऑन द बेसिस ऑफ बैड गवर्नेंस। 1856 में ये विलय किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखना, चाहे अवध की बेगम हजरत महल हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे नाना साहब हो, चाहे कुंवर सिंह हो, चाहे अमर सिंह हो, ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने राजनीतिक कारणों से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। इसमें से मैंने आपको ये वाला बहुत अच्छे से समझा रखा है। ये आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी वाला। इसको हम देख लेते हैं, इसका सारांश पढ़ लेते हैं, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि लॉर्ड डलहौजी का, यहां पर आपके इस एग्जाम के पॉइंट से लॉर्ड डलहौजी से आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है, उसको मैं बताऊंगा। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तित्व का सिद्धांत, जिसने 1857 के विद्रोह को जो 10 साल बाद में होना था वो पहले कर दिया। ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि लॉर्ड डलहौजी अगर हड़प नीति नहीं अपनाता तो शायद कई सालों बाद होने वाला विद्रोह पहले हो गया। तो हमें थोड़ा सा आपके एग्जाम के पॉइंट्स इसको पढ़ना जरूरी है, तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं ये क्या था। हेडिंग मैंने डाल दी सबसे पहले, लॉर्ड डलहौजी की। लॉर्ड डलहौजी कौन था दोस्तों? ये बेसिकली गवर्नर जनरल था, और इसका कार्यकाल 1848 से 1856 तक ये बेसिकली भारत का गवर्नर जनरल रहता है। इसका समय ऐसा माना जाता है, जो मैंने अब चर्चा पहले भी की है, कि इसका समय आधुनिक भारत के इतिहास का एक ऐसा समय माना जाता है कि अंग्रेज जो है ये बेसिकली भारत को एक एकीकृत बाजार में तब्दील करना चाहते हैं। अंग्रेज भारत को एकीकृत बाजार में तब्दील करना चाहते हैं, इंटीग्रेट मार्केट। अब उस समय का जो भारत था वो भारत दो प्रकार का था। जो हमारा प्यारा भारत था वो भारत दो प्रकार का था। एक तो वो भारत जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट नियंत्रण था, उस भारत को कहा जाता है ब्रिटिश भारत। जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट नियंत्रण था उसे ब्रिटिश भारत कहा जाता है।
लेकिन उस जमाने के अंदर ऐसे हजारों, लगभग 562 से अधिक देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट थे। तो मैं कहना चाहूंगा दूसरा होगा देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स। और दोस्तों ध्यान रखना, ये जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतें, ये देसी रियासतें दो प्रकार की थी। पहली बात तो एक तो आ गया ब्रिटिश भारत। आपको सर ब्रिटिश भारत में कौन सा एरिया था? ब्रिटिश भारत में जैसे बंगाल था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये था। इसी प्रकार ब्रिटिश भारत में था मद्रास प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में था बॉम्बे प्रेसिडेंसी। मतलब ये वो एरिया था जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट नियंत्रण था। लेकिन एक भारत वो जो राजाओं और रजवाड़ों के अधीन था, वो उसको हम कहते हैं देसी रियासतों वाला भारत। और जो देसी रियासतों वाला भारत था, उसमें देसी रियासतें वैसे तो 3 प्रकार की थी, लेकिन हम उसको 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। वो 2 प्रकार कौन से थे कि एक तो वो रियासतें जिन्होंने कभी भी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मैंने क्या कहा? 2 प्रकार की रियासतें उस जमाने हुआ करती थी। एक तो वो रियासतें जिन्होंने अंग्रेजों की कभी अधीनता स्वीकार ही नहीं की, और दूसरी रियासतें दोस्तों आप लोग फिर ध्यान रखना, एक पॉइंट और आएगा, और वो जो दूसरा आएगा वो आएगा सेकंड वाली कौन सी, कि वे रियासतें जो अंग्रेजों की या तो अधीनता स्वीकार करती हो, या फिर अंग्रेजों के साथ उन्होंने सहायक संधि कर रखी हो। ये मैंने सहायक संधि आपको समझा रखी है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों की सेना वहां रखी होगी, और या फिर वो अंग्रेजों की बनाई हुई रियासत होगी। कुल मिला के 2 प्रकार की रियासत है। नंबर 1 वो रियासतें जिन्होंने कभी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की, और एक वो रियासत जो अंग्रेजों की या तो अधीनता स्वीकार करती हो या उन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि कर रखी हो। तो पहली बात तो आप कहोगे सर आप बताना क्या चाह रहे हो? मैं बताना चाह रहा हूं कि लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के माध्यम से कुछ रियासतों का विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया। वो जिन रियासतों किया, किसका किया? वे जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की, या वे जो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करती है। ध्यान रखना, लॉर्ड डलहौजी के बारे में कहते हैं कि लॉर्ड डलहौजी वो सांप था कि जिसने उसको दूध पिलाया उसी को उसने डस लिया। मतलब वे रियासतें जो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करती थी या उनके साथ सहायक संधियां कर रखी थी, उनके ऊपर एक नियम लगा दिया जिसको हम कहते हैं लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। उसी को हम कहते हैं लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। इसने उन राज्यों को हड़प लिया। आप कहोगे सर इस सिद्धांत का ऑफिशियल नेम क्या था? तो आप लोग ध्यान रखना, इस हड़प नीति का ऑफिशियल नेम था शांतिपूर्ण विलय का व्यक्तिगत का सिद्धांत। अगर कुछ इंग्लिश मीडियम वाले मेरी बात को सुन रहे हैं तो इसी को कहते हैं एनेक्सेशन ऑफ पीस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, शांतिपूर्ण विलय का व्यक्तिगत का सिद्धांत। और ये नियम किस पर लागू होता है? ये नियम किस पर लागू होता है? तो वे रियासतें जो EIC की या तो अधीनता स्वीकार करती हो या उस राज्य ने, उन रियासतों ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर रखी हो, उसको टारगेट किया गया। आप कहोगे सर इनके पीछे, या पहले बता दूं, और इसका संस्थापक कौन था शांतिपूर्ण विलय के व्यक्तिगत के सिद्धांत का? तो उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी।
फिर पॉइंट आएगा आपका क्या कि सिद्धांत क्या था। तो सिद्धांत था कि यदि किसी ब्रिटिश सुरक्षा प्राप्त, मतलब वो रियासत जिन्होंने अंग्रेजों की सुरक्षा प्राप्त कर रखी हो, यदि किसी ब्रिटिश सुरक्षा प्राप्त रियासत का राजा बिना एक स्वाभाविक या प्राकृतिक स्वाभाविक पुत्र के मर जाए, मतलब कोई ऐसी रियासत जिसका राजा मर गया हो और उस राजा के खुद के अपना कोई बेटा नहीं हो, और उस समय गोद लेने की प्रथा थी। तो क्या लिखा है इन्होंने, यदि किसी ब्रिटिश सुरक्षा प्राप्त रियासत का राजा बिना एक स्वाभाविक पुत्र के मर जाए तो उस रियासत को उसके दत्तक बेटे को नहीं सौंपा जाएगा। उस रियासत को उसके दत्तक बेटे को नहीं सौंपा जाएगा। दत्तक बेटे को नहीं सौंपा जाएगा और उस रियासत का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया जाएगा। उस रियासत का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया जाएगा। आप कहोगे सर प्लीज हमें यह भी बता दो कि लॉर्ड डलहौजी ने इस सिद्धांत के तहत किन किन रियासतों का विलय कर दिया। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, लॉर्ड इसी को कहते हैं हड़पने की नीति, और इसके तहत उसने क्या किया, इसी हड़प नीति के तहत नंबर 1 सतारा जो महाराष्ट्र में मराठों की थी, सतारा, नंबर 2 जैतपुर एवं संबलपुर, जैतपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, संबलपुर उड़ीसा में था, जैतपुर एवं संबलपुर। नंबर 3 बगाट। नंबर 4 उदयपुर। नंबर 5 झांसी। नंबर 5 झांसी। नंबर 6 ग्वालियर। ये आप लोग ध्यान रखना। अब इसमें आप देखोगे तो जो सतारा है वो सबसे पहली रियासत थी जिसका विलय लॉर्ड डलहौजी के व्यापक के सिद्धांत के तहत किया गया था 1848 में। जैतपुर एवं संबलपुर का किया गया था 1849 के अंदर। बगाट का किया गया था 1850 के अंदर, उदयपुर 1852 के अंदर, और झांसी 1853 के अंदर, और ग्वालियर 1854 के अंदर इन रियासतों का विलय कर दिया गया। और दोस्तों क्या एलिगेशन लगाया गया कि आपके कोई प्राकृतिक संतान नहीं है, इसलिए आपकी रियासत का विलय ब्रिटिश भारत में किया जाता है। तो आप कहोगे सर क्या ये बात हकीकत थी क्या इस बिंदु को, क्या उस रियासत के लड़का होता तो क्या उसका विलय नहीं होता? दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, अगर उस रियासत के राजा के लड़का होता तो भी उसका विलय होता। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का ऑब्जेक्ट जो था वो बेसिकली एक एकीकृत बाजार का निर्माण करना था। वो भारत को एक इंटीग्रेट मार्केट में तब्दील करना चाहते थे, और हमें अंग्रेजों को इस बात का धन्यवाद देना चाहिए कि वो एकीकृत बाजार बना रहे थे, और इधर एकीकृत भारत बन जाएगा जहां से राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना, वो बेसिकली एकीकृत बाजार बन। आप लोग ये सोचो कि अगर अंग्रेज उस रियासत के शासक के पास ये कहकर जाते कि साहब अब हम बाजार बनाना चाह रहे हैं, इसलिए आपकी रियासत का विलय हम ब्रिटिश भारत में करेंगे, तो क्या
शांतिपूर्ण तरीके से ये काम संभव था। यहां पर ऑब्जेक्ट है कि जो भी हमें विलय करना है वो शांतिपूर्ण तरीके से करना है, ताकि बिना खर्च किए एलिगेशन लगा करके उसका विलय कर सके, क्योंकि अंदर से उस राज्य को इन्होंने पूरी तरह से कमजोर कर दिया था। और इस सिद्धांत के तहत होने वाली पहली रियासत जो थी वो बेसिकली सतारा थी। सतारा का विलय इन्होंने कर दिया, सतारा का विलय कर दिया। और आप देखिए एक चीज और, लॉर्ड डलहौजी को जब लगा कि उसके इस नियम के तहत तो मतलब लॉर्ड डलहौजी इन रजवाड़ों को झूठी शक्तियां और कृत्रिम मध्यस्थ कहता था वो, और वो कहता था किसी काम के नहीं है ये, इनका विलय कर देना चाहिए। तो यहां पर एक तो ये ध्यान रखना कि वो कौन सी रियासत थी जिसका विलय लॉर्ड डलहौजी ने कर दिया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मना करने पर उसको वापस लौटा दिया गया था। तो फिर आपका उत्तर होगा करौली रियासत को। करौली रियासत को वापस उसके राजा को लौटा दिया गया था। और सतारा पहली रियासत थी जिसका विलय किया गया था। उस समय सतारा के राजा थे अप्पा साहिब। तो अप्पा साहिब के पुत्र नहीं था, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उस रियासत का विलय जो है वो बेसिकली उसके तहत कर दिया जाता है। उसको आश्रित राज्य घोषित कर दिया गया था। एक पॉइंट और, अंग्रेज जिस भारत में एकीकृत बाजार बना रहे थे उसका सबसे बड़ा उस समय का बाजार था अवध। कौन सा था? अवध था। तो एक पॉइंट और देखिए आप कि जो अवध था, अवध, ये सपोज कीजिए आप भारत और ये अवध है। अवध ने अंग्रेजों के साथ 1801 में ही सहायक संधि कर ली थी। ये मैंने आपको सहायक संधि वाले चैप्टर में समझाया भी था। ये फंस चुका है 1801 से ही, और अंग्रेजों की लगातार नजरें अवध पर थी कि कब मौका मिले और उसका विलय किया जाए। इसलिए यहां पर जो ब्रिटिश रेजिडेंट था उसने पहले लिख दे दिया था कि अवध का विलय किया जाए। लेकिन अवध का जो नवाब था, नवाब और नवाब की पत्नी बेगम, नवाब का नाम था वाजिद अली शाह। नवाब का नाम था वाजिद अली शाह और पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल। पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल। ये दो पॉइंट ध्यान रखना। और इनके बेटे का नाम था बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। मतलब लॉर्ड डलहौजी का जो शांतिपूर्ण विलय का व्यक्तिगत का सिद्धांत था, उस सिद्धांत के तहत कौन नहीं आता था? अवध नहीं आ रहा है। तो लॉर्ड डलहौजी ने एलिगेशन लगा दिया कि ओहो, आपके यहां तो कुप्रशासन है। मतलब अवध पर क्या आरोप लगाया? अवध पर यह एलिगेशन लगा दिया गया कि अवध में कुप्रशासन है, मतलब बैड गवर्नेंस है। और इस पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1856 में इसका विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया गया। और इसी कारण बेगम हजरत महल विद्रोह करती है। आपको पता होगा 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल बहुत शानदार तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती है और वो विद्रोहियों को बहुत बड़ी आर्थिक मदद भी करती है। हालांकि फाइनली वो नेपाल भाग गई थी, लेकिन आप देखिए कि वो बेगम हजरत महल क्यों करती है? क्योंकि बेगम हजरत महल के अवध जो था, उस अवध का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया गया और एलिगेशन लगाया गया कि अवध में कुप्रशासन है। इसलिए आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था कि चर्बी वाले कारतूस इतना बड़ा कारण नहीं है। वास्तविक कारण अवध के पॉइंट से राजनीतिक था और अवध का ही रहने वाला था मंगल पांडे। और मंगल पांडे ये महसूस कर चुका था कि अब हमारे अवध का, जो हमारी मातृभूमि है, उसका भी वही हाल होगा जो बंगाल का हुआ है। क्योंकि बंगाल में रहते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने उसका शोषण किया था। तो दोस्तों अभी ये आज हमने आपके सिलेबस का पहला टॉपिक 1857 का विद्रोह शुरू कर दिया है, लेकिन अभी 1857 के रिवोल्ट की ये पहली क्लास है। सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे आर्थिक कारण क्या थे जिन कारणों ने
1857 के विद्रोह को अंजाम दिया। आज इतना ही। कलाम का ये प्लेटफॉर्म पूरी ऊर्जा, पूरी उमंग, पूरे उत्साह के साथ आपके सामने प्रयास करेगा कि आपका फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसमें किसी प्रकार की कमी न रहे। जय हिंद।